हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 9 में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके आगामी होने वाले पेपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड प्रश्न का संपूर्ण हल देखेंगे। पहले आपको प्रश्न को दिखाएंगे, उसके बाद आपको उसका पूरा हल मैं किया हूँ उसको दिखा दूंगा। आप पहले चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। तो आपके विज्ञान का सब्जेक्ट है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास पदार्थ। आप जानते हैं आपके चैप्टर का पहला चैप्टर है, आप जानते हैं कौन सा? हमारे आसपास पदार्थ के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारे आसपास पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी प्रश्नों की ओर चल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न दिया है कि जो कि बहुविकल्पी है। इसमें दिया कि गैसों में विसरण का उदाहरण है। जो गैसों में विसरण होता है, ऑप्शन दिया है इत्र में गंध, हवा में फैलना, स्याही का पूरे में फैलना। यानी जो स्याही फैलती है ये भी विसरण नहीं होता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। विसरण का मतलब होता है फैलाव, जो कि अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। यानी जो विसरण का मतलब विस्तारित हो जाने, बिखर जाए सभी चीजें, विसरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो इत्र होती है, सुगंध होती है, हवा में फैल जाती है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से द्रवों का क्या निश्चित होता है। आप जानते हैं कि जो द्रव होता है उसका क्या निश्चित होता है। आप जानते हैं कि पदार्थ जो होता है तीन अवस्थाओं में मुख्यतः पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस का होता है आकार आयतन निश्चित होता है, सब कुछ निश्चित होता है। कि जो द्रव का होता है आकार तो निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर द्रव को किसी भी आकार में रखेंगे वो आकार अपना चेंज करता रहेगा। जैसे कि अगर आप किसी ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार लेगा, बाल्टी में रखेंगे तो वह बाल्टी का आकार ले लेगा, लेकिन जो उसका आयतन रहेगा हमेशा निश्चित रहता है। इसलिए जो द्रव का आयतन होगा क्या? निश्चित रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा दिया है कि किसी अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम यानी मैक्सिमम होगी। ऐसी कौन सी अवस्था में? ठोस में, द्रव में, गैस में, किसमें अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? तो आप जानते हैं ऊर्जा का मतलब पावर शक्ति इसमें से अधिक होगी। ऊर्जा सबसे ज्यादा अगर हम ठोस ले लें एक चीज, एक द्रव ले लें और गैस ले लें, और किसी व्यक्ति को हम उसी से मारे तो किससे ज्यादा लगेगा? तो ठोस से लगेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगी? ठोस में होगी। इससे कम द्रव में होगी, इसमें गैस में होगी। अगर पूछा जाए ठोस का क्रम तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। यानी सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होगी किसमें होगी? सॉलिड में होगी। लेकिन पूछे गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब जो कि ऊर्जा का फैलना यानी बिखराव होना, ऊर्जा कितनी दूर तक जाएगी, गति करेगी, उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतरा आणविक बल प्रबलतम होता है। अंतरा आणविक बल का मतलब होता है कि पदार्थ के जो कण है, कण को आपस में जो बांधे रखता है उसको कहते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल की बात करते हैं। अगर हम ठोस की बात करते हैं, जो ठोस के पदार्थ होते हैं एकदम पास पास सटे होते हैं, इसमें अंतरा आणविक बल काफी अधिक होता है। लेकिन जो द्रव के अणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, जो गैस के अणु होते हैं काफी दूर दूर होते हैं। इस प्रकार अगर पूछे कि अंतरा आणविक बल किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो ठोस में अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक का मतलब एक ऐसा ताप जिस पर जल उबलने लगता है यानी वाष्पित होने लगता है, उसको कहते हैं क्वथनांक। जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। अगर क्वथनांक आपको केल्विन में पूछे तो क्या करेंगे? 100 डिग्री में आप 273 को जोड़ देंगे। 273 को जोड़ेंगे तो 373 आपका हो जाएगा केल्विन में। केल्विन में आपका ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नीचे दिया गया है कि 300 केल्विन तापमान बराबर है। यानी जो 300 केल्विन है इसको आपको बदलना है सेल्सियस में। अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, केल्विन दिया है सेल्सियस में बदलना है, तो सेल्सियस बराबर हो जाएगा 200। जो ऑप्शन दिया रहेगा केल्विन माइनस 273। तो अब यहाँ पर कितना केल्विन दिया है? 300 केल्विन आपको दिया गया है। तो आप 300 केल्विन में से 273 को घटा देंगे। जब 300 केल्विन में से 273 घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका उत्तर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि 473 का तापक्रम बराबर है। अगर आपको सेल्सियस दिया है और आपको केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस में आप 273 को जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। तो यहाँ पर सेल्सियस में दिया है 473, तो आपको केल्विन में बदलना है तो आपको क्या करना है? इसमें 273 को जोड़ देना है। 273 जोड़ेंगे तो 3 3 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 4 1 4 2 6 1 7 यानी 746 केल्विन उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इत्र की गंध
दूर तक किस कारण फैल जाती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो इत्र की गंध दूर तक फैल जाती है उसका कारण क्या होता है? विसरण होता है। क्या होता है? विसरण होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस जो द्रव की अवस्था होती है ठोस होती है, यानी बर्फ अवस्था में हो जाती है। अगला पूछा कि शुष्क बर्फ क्या है? यानी शुष्क बर्फ जो क्या होता है? ड्राई आइस जिसे कहते हैं, शुष्क बर्फ होता है CO2। अगर CO2 की बात करते हैं, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को हम कहते हैं क्या? शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। जैसे कि आप जहाँ मुर्दा घर होता है वहां पर धुआं धुआं निकलता रहता है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? यानी जो पदार्थ जैसे ठोस हो गया, इनके कण जो आपस में बंधे रहते हैं, इनके बीच जो उपस्थित बल होता है उसे कौन सा बल कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। कौन सा बल कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होती है? जो गुप्त उष्मा वाष्पीकरण की होगी, किसी द्रव को जब गर्म करते हैं, जो उसके द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर ली जाती है उष्मा को, उसी को कहते हैं हम वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने पर अवशोषित उष्मा ही क्या हो जाएगी? आपकी वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है आपका लघु उत्तरी प्रश्न दिया है। इन सब का उत्तर आपको पहले मैं प्रश्न को पढ़कर बता दे रहा हूँ, थोड़ा बता दे रहा हूँ, तब इसके बाद हम पूरा सॉल्यूशन एक बाय एक को हम देखेंगे। तो पहले आप प्रश्न को देख लीजिए, फिर इसके बाद उत्तर को देख लीजिए। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है, विसरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर बताइए। तो मैंने आपको भी बताया था कि विसरण क्या होता है कि उसके बाद गलनांक को क्वथनांक के बारे में पूछा है। गलनांक का मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव, यानी गलनांक का मतलब वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलन यानी द्रव अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक का मतलब वह ताप जिस पर जो कि वस्तु यानी द्रव है उबलने लगता है, यानी वाष्पित होने लगता है, वो होता है क्वथनांक। उसके बाद शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? आप जानते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। गुप्त उष्मा क्या होती है? इसके बारे में, किसी पदार्थ को उष्मा देने पर जो उष्मा को अवशोषित करता है उसके द्वारा गुप्त उष्मा कहलाती है। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसको आपको उदाहरण देना है। आपको अभी इसका उदाहरण सहित पूरा समझाएंगे, इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वाष्पीकरण की शीतलता क्या होती है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को बताना है। गलनांक को क्वथनांक में अंतर बताना है। वायुमंडलीय गैसों में परिवर्तन होने की विधियों को बारे में बताना है। इसका पूरा उत्तर आपको अभी मिलेगा, पहले आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखिए, इस आपको दिया कि निम्नलिखित को केल्विन में बदलना है। मैंने बताया कि अगर आपको केल्विन में बदलना रहे तो सेल्सियस जो दिया रहे उसमें 273 को आप जोड़ देंगे तो आपको केल्विन में बदल जाएगा। जैसे कि आपको 27 डिग्री दिया है तो आप इसमें 273 को जोड़ देंगे तो कितना केल्विन हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा आपका पहला उत्तर। उसके बाद दूसरा आपका दिया है 373, तो आप 373 में 273 जोड़ देंगे। 273 जोड़ेंगे, 3 3 6, 7 7 14, 4 3 5 1 6, 646 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आपका 30 डिग्री है तो आप 30 डिग्री में 273 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 303 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 45 डिग्री दिया है तो आपको 273 में 45 को जोड़ देना है। 273 में आप 45 को जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और 7 4 11, 2 3 3, यानी 318 केल्विन आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है आपको निम्नलिखित का कारण सही आपको बताना है। कमरे के जल पर जो कि द्रव है, आपको इसका भी उत्तर मैं बताने वाला हूँ। लोहे की अलमारी ठोस है, इसको बताना है। इत्र की गंध दूर तक बैठे आदमी के पास पहुंच जाती है, इसको बताना है। गैस के बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, इसको भी बताना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है, इसको बताना है। और पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो आपको वीडियो को भी पूरा देखना है, इसका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि एकदम कॉन्फिडेंस से और पूरी विश्लेषण के साथ भी बताने वाला हूँ। संघनन के बारे में बताना है, पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण बताना है। अब चलते हैं इसके प्रश्न से पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न से विसरण की उदाहरण से आपको समझाना है, इसका पूरा हल देखते हैं। यहाँ पर देखिए लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, विसरण क्या होता है? हम जानते हैं कि जो विसरण होता है जब पदार्थ के कण की जो पदार्थ का कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। क्या कहा? आप ध्यान से देखिए, जब पदार्थ के कण अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं तो उसे विसरण कहा जाता है। जैसे कि इत्र की जो गंध होती है लोगों के पास विभिन्न प्रकार से हवा के माध्यम में फैल जाती है, इसी को कहते हैं विसरण, यानी विसरण का उदाहरण हो गया।
जैसे कि विसरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती है। जैसे उदाहरण में आपको बता दें कि जल में स्याही की बूंद डालने पर सामग्री विलयन बनना, यानी जल अगर कोई द्रव हो, क्या है, मान लीजिए कि ये द्रव हो गया, अगर द्रव में हम स्याही को डालते हैं तो स्याही की जो सांद्रता समान, तब जब तक स्याही का अपवर्तन होता रहेगा, स्याही का तब तक विलयन होता रहेगा जब तक कि दोनों की मात्रा समान नहीं हो जाएगी। यथा विसरण। अब अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। जो गलनांक होता है, आप देख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ गलने लगता है। आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या होता है। गलनांक जो होता है किसी पदार्थ का वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ गलने लगता है। क्वथनांक क्या होता है, किसी पदार्थ का वह निश्चित ताप होता है जिस पर पदार्थ परिवर्तित यानी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है यानी उबलने लगता है। जैसे जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछता था कि शुष्क बर्फ क्या होता है। आप जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद पूछा था कि गुप्त उष्मा क्या होती है, लैटेंट हीट क्या होती है। तो आपको बता देना है किसी पदार्थ की गुप्त उष्मा, क्या कहे, किसी पदार्थ की गुप्त उष्मा वह मात्रा है जो उसके इकाई द्वारा अवस्था परिवर्तन करने में अवशोषित की जाती है। आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर ध्यान से देना है। पूछा है कि आपको क्या इसकी गुप्त उष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ की जो कि गुप्त उष्मा होती है, किसी पदार्थ की जो गुप्त उष्मा होती है उसके द्वारा इकाई मात्रा अवस्था परिवर्तन करने में अवशोषित जो उष्मा होती है उसे कहते हैं गुप्त उष्मा कहा जाता है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि अगर हम ठोस पदार्थ की बात करते हैं तो ठोस पदार्थ के जो कण है पास पास होते हैं, इसमें जो कि रिक्त स्थान काफी कम होता है, द्रव में काफी अधिक होता है, गैस में काफी कम होता है। अगर द्रव के उदाहरण की ठोस की बात करें, जैसे कि आपको मान लीजिए एक ईंट ले लें, ईंट पर अगर आप पानी को डालते हैं तो पानी को थोड़ा अवशोषित कर लेता है। जो पानी को अवशोषित करेगा तो पानी जाता कहाँ है, तो जो ईंट के पदार्थ के कण होते हैं इसमें खाली स्थान होता है और पानी के कण इसमें जाकर भर जाते हैं यानी बैठ जाते हैं। अर्थात इससे साबित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है। द्रव की बात करते हैं, द्रव के बीच भी खाली स्थान होता है। जैसे कि ये द्रव हो गया, द्रव में अगर हम चीनी को मिलाते हैं तो चीनी जाकर इसमें मिश्रित हो जाती है। तो चीनी कहाँ जाती है, तो द्रव की खाली स्थान होती है वहां पर चीनी जाकर घुल यानी बैठ जाती है, अर्थात उसमें मिश्रित हो जाती है और तब तक मिलती है जब तक पूरे खाली स्थान भर जाएगा तो चीनी नहीं मिलेगी। इस प्रकार खाली स्थान होता है। इस प्रकार आप गैस कह सकते हैं। गैस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस होती है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिक्सर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसों में खाली स्थान होता है, यानी पदार्थ के कणों में क्या होता है, खाली स्थान होता है। जैसे लोहा की बात करते हैं, लोहा सुचालक, चीनी पानी, आप ये सब देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया था वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, यानी कि जब कोई वस्तु वाष्पीकरण होगा तो शीतल में प्रदान होती है। जैसे कि अगर आप देखें, जैसे कि आप अपने हाथ पर स्प्रे मारे, सेंट का स्प्रे मारे तो आपके हाथ पर ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब वहां पर जाएगा स्प्रे तो वहां का जो गर्मी होगा वाष्प को अवशोषित यानी उसको वाष्पित कर देगा और आपका हाथ जो कि ठंडा लगने लगेगा, यानी वाष्पीकरण के दौरान शीतलता प्रदान होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण होने पर हमें शीतलता प्रदान होती है। अब अगला प्रश्न आप में दिया है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हो सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा के विकिरण पर प्रकाश पर निर्भर करेगा। जैसी प्रकाश की विकिरण होगी उस प्रकार से वाष्पीकरण होगा। तापमान जैसा होगा उस प्रकार से आकृति होगी। आर्द्रता पर निर्भर करता है, वायु और वायु दाब पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। उसके बाद एक गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर बताना है, जो कि हमने बता दिया कि गलनांक वह उष्मा होती है जिस पर कोई वस्तु क्या होती है, गलने लगती है, इसमें उबलने लगती है। ये आपका अंतर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडलीय गैसों के द्रवों में परिवर्तन करने की विधि क्या है। आपको विधि के बारे में बता देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दाब अधिक अथवा तापमान कम करने पर गैसों के द्रवों में बदला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम दाब अधिक कर दें,
यानी प्रेशर को बढ़ा दे और तापमान को कम कर दे तो गैसों को जो कि द्रव में बदला जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि गैस सिलेंडर में एलपीजी को भरा जाता है। किसको? एलपीजी को भरा जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। गैस होने पर वह द्रव अवस्था में लिक्विड अवस्था में हो जाता है। तो कैसे होता है? अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, क्या करें? प्रेशर को बढ़ा दें और तापमान को कम कर दें तो गैस जो होता है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाब को अधिक अथवा तापमान को कम करने पर गैसों तथा यानी फिर से देखिए कि दाब अधिक तथा तापमान कम करने पर गैसों को द्रव में बदला जा सकता है। गैसों के द्रव यानी गैसों के जो कण होते हैं पास आ जाते हैं। जो गैस के कण होंगे अधिक पास आ जाते हैं जब दाब अधिक और तापमान कम हो जाता है। अगर तापमान कम हो गया, दाब अधिक हो जाएगा, जो गैस के कण दूर दूर थे वह कण पास पास आ जाते हैं। जब पास पास आ जाते हैं तो क्या होते हैं? उसमें द्रव अवस्था में आ जाते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? लो हो जाती है, यानी कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि ताप को सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, जिसको मैंने आपको बता दिया कि अगर केल्विन में इसको सेल्सियस में केल्विन में बदलना है तो आप 273 को जोड़ दिए। इसका मैंने पूरा उत्तर आपको बता दिया है पहले ही। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि कारण बताने वाला था। तो कारण बताने में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, तो इसके बारे में आपको वर्णन करना है, कारण भी बताना है। तो आप कारण देख सकते हैं कि जल कमरे के ताप पर द्रव होता है क्योंकि सामान्यतः कमरे का जो औसत तापमान 37 डिग्री होता है और हम जानते हैं कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होने लगता है। यानी कमरे का तापमान 0 डिग्री से जो कमरे का तापमान होता है 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 100 डिग्री से कम होता है। इसलिए जो कमरे के ताप पर जो द्रव होता है क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। जल क्या होता है? द्रव में। कमरे का ताप जो कि 25 डिग्री के आसपास होता है, 37 डिग्री मान सकते हैं। आप देखते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो जल क्या होगा? ठोस अवस्था में। 100 डिग्री सेल्सियस है तो बॉयल अवस्था में होगा। उसके बीच अगर है तो क्या हो जाएगा? वह द्रव अवस्था में रहेगा। आप जानते हैं कि कमरे का तापमान 25 डिग्री से 37 डिग्री के आसपास होता है, इसलिए जो कि जल है द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है क्योंकि इसका आकार आयतन निश्चित होता है। इसका आकार आयतन निश्चित होता है और जो लोहा होता है दृढ़ अवस्था में पाया जाता है और इसका घनत्व काफी अधिक होता है। जब घनत्व काफी अधिक होगा तो कमरे का ताप लोहे का क्वथनांक से कम होता है। जो कमरे का ताप इतना कम होता है, लोहे का तापमान बहुत अधिक होता है, जो इसको गलनांक यानी अधिक होता है, जो इसको तापमान में जो तापमान दिया गया है इसकी अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता है, असंभव इसको परिवर्तन करना। इसलिए जो कि अलमारी है, कोई भी ठोस चीज़ है, कोई भी लोहे की चीज़ है, वह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई ही जाएगी। अगला आपको प्रश्न दिया गया था कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, यानी सुगंध आ जाती है। इसका कारण क्या है? विसरण है। वाष्पी इत्र का वाष्पीकरण अधिक होता है जिससे इत्र आसानी से हवा में मिल जाती है। हवा में जब मिल जाएगी तो वायु के अणु निरंतर गति करते रहते हैं तथा सुगंधित पदार्थों के अणु निरंतर गति करते रहेंगे उसी के साथ, तथा सुगंधित पदार्थों के अणु टकराते रहेंगे तो क्या होगा? उस समय पश्चात इस प्रकार विसरण होता रहेगा और सामग्री मिश्रण बन जाएगा और विसरण प्रभाव क्रिया हो जाएगी और सुगंध हमें अधिक दूर तक सुनाई देगा, यानी सुगंध हमें क्या होगा? सुगंध महसूस होगा। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया था कि गैस जो कि बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। दिया है कि गैस जो है बर्तन की दीवारों पर क्या करता है? दबाव डालता है। इसका आपको कारण बताना है। तो आप कारण यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि गैस के कण न्यून आकर्षण बल के कारण सभी दीवारों पर गति कर लेते हैं स्वतंत्र अवस्था में। यानी जो गैस के कण होते हैं, न्यून आकर्षण बल होता है, उसके कारण सभी दीवारों यानी सभी दिशाओं में गति करते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप होते हैं और बर्तन की दीवारों पर क्या होते हैं? टकराते रहते हैं, उस पर दबाव डालते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि उस समय संपूर्ण ऊष्मा पदार्थ के कणों के मध्य स्थान को भरने में आ जाती है, जो कि अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेती है। इसी प्रकार जो पदार्थ के दौरान तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। उसके बाद आपको अगला प्रश्न दिया गया था।
उसके बाद आपको अगला प्रश्न दिया गया था, पदार्थ के कणों की आपको विशेषता बतानी है। तो आप जानते हैं कि पदार्थ के कणों की निम्न विशेषता है। जो पदार्थ की पहली की बात करते हैं तो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं। उसके बाद आप में है पदार्थ के जो कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। उसके बाद है पदार्थ के कण स्वतः मिश्रित होते हैं। उसके बाद आपके पास है तापमान बढ़ने के कारण कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद है संघनन किसे कहते हैं, आपको संघनन के बारे में बताना है। तो संघनन क्या होता है, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जलवाष्प जल या बर्फ के कणों में बदलती रहती है। यह वाष्पीकरण के कारण ठीक विपरीत प्रक्रिया होती है। जब किसी संतृप्त वायु के तापमान उष्मांक से उतनी आर्द्रता धारण नहीं करती है जितनी वह पहले धारण करती हुई, अतः आर्द्रता की अतिरिक्त मात्रा के अनुसार जल सूक्ष्म बूंदों को बर्फ के कणों में बदल देती है। तो यह क्रिया आपको संघनन कहलाती है। यहाँ पर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं गैसों को द्रव में बदलने की घटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत प्रक्रिया होती है। प्राय जल चक्र के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन होता है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय, तो दीर्घोत्तरीय इन सभी का प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें मिल गया, तो आप दीर्घोत्तरीय से इस प्रकार कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।